सुप्रभात। बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से पाठशाला बंद लेकिन शिक्षण शुरू, इस अभियान अंतर्गत मैं कविता कैलाश लोहार यहाँ पर उपस्थित माननीय अधिकारी, शिक्षक वर्ग और विद्यार्थियों मित्रों का आप सभी का मैं ऑनलाइन अध्यापन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की तासिका में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में से आपने जो नहीं पढ़ा है उसे आज हमें पढ़ना है। इसका अर्थ होता है बच्चों कि आज हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आज के तासिका का अध्ययन शुरू करने से पहले कल के तासिका में आपने क्या पढ़ा वह देखेंगे। कल के तासिका में आपको श्री डोंगरे सर इन्होंने इनाम इस पाठ का स्वमत के बारे में पढ़ाया। किस तरह से आपको स्वमत पूछे जाते हैं और उस स्वमत का आपको किस तरह से उत्तर लिखना होता है, इसके बारे में आपको उन्होंने बताया। तो चलिए आज के तासिका की शुरुआत हम अपठित गद्यांश से करते हैं। बच्चों, हम अपठित गद्यांश का अर्थ समझने से पहले आपको अपठित गद्यांश परीक्षा में कितने अंक के लिए पूछा जाता है यह देखेंगे। बच्चों, परीक्षा में आपको सबसे पहला विभाग गद्य विभाग यह 20 अंकों के लिए होता है। तो इसमें प्रश्न पहला यह पठित गद्यांश 8 अंकों के लिए होता है। प्रश्न पहला यह पठित गद्यांश 8 अंक के लिए होता है। और प्रश्न पहला जो तीसरा सवाल होता है वह अपठित गद्यांश 4 अंकों के लिए होता है। तो इस तरह से आपको गद्य विभाग 20 अंकों के लिए आता है। बच्चों, प्रश्न पहला में अपठित गद्यांश में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यह देखेंगे। प्रश्न पहला, इसमें आपको आकलन कृति पूछी जाती है। इसमें 2 घटक पूछे जाते हैं और इस 2 घटक को एक के लिए 1 अंक पूछा जाता है, अथवा इस आकलन कृति में आपको 4 घटक पूछे जाते हैं और 1 के लिए आधा अंक आपको मिलता है। तो आकलन कृति आपको 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो बच्चों, आकलन कृति में संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका, कारण लिखिए, उत्तर लिखिए, विशेषताएं लिखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, किसने किसे कहा, 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्नलिखित में हो, जोड़ियां मिलाइए, गलत वाक्यों को सही करके उत्तर फिर से लिखो। यानी इस तरह से आपको आकलन कृति में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आकलन कृति आपको 2 अंकों के लिए आता है। दूसरा, अभिव्यक्ति यानी बच्चों स्वमत। आपके जो विचार है, आपके जो स्वमत है वह आपको आपकी भाषा में लिखने होते हैं और वह स्वमत आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है। तो इस तरह से आपको अपठित गद्यांश 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। बच्चों, यह आपको तो अपठित गद्यांश आपको कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। बच्चे, यह जो 4 अंक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपठित गद्यांशों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम अपठित गद्यांश क्या होता है, अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों की गद्यांश के प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। तो पहला क्या पढ़ा बच्चों, जो आपको गद्यांश दिया जाता है, जो परिच्छेद आपको दिया जाता है, तो उसी में से आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि उसी गद्यांश में आपको उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। दूसरा, गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, विकल्प यानी कि ऑप्शन, यानी आपको उस गद्यांश के नीचे आपको
सवाल भी पूछा जाता है और जवाब भी दिए जाते हैं, पर उस सही उत्तर को चुनकर आपको वहां पर उत्तर लिखना होता है। तो इस तरह से आपको गद्यांश के 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब हम अपठित गद्यांश का अर्थ देखेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ, अपठित इसका अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। गद्यांश इसका अर्थ होता है गद्य का अंश। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। तो बच्चों समझ में आ रहा है अपठित गद्यांश क्या होता है कि जो आपने पहले कभी न पढ़ा हो, ऐसा गद्यांश आपको पूछा जाता है। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। बच्चों इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी से अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। तो बच्चों अपठित गद्यांश आपके सामने अचानक से आते हैं और जो भी आपको गद्यांश दिया जाता है, जो भी आपके सामने परिच्छेद आता है, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी में से आपको उन सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और जो गद्यांश जिस भाषा शैली में दिया जाता है उसी भाषा शैली में आपको उत्तर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। गद्यांश का अर्थ है किसी कहानी, निबंध या नाटक का अंश, यानी ऐसा अंश या हिस्सा जो पहले से न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश को हल करने के पूर्व आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। आपको जो गद्यांश परीक्षा में आता है उसे हल करने से पहले या अपठित गद्यांश के 4 अंक प्राप्त करने के लिए आपको यह बातें समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम वह सावधानियां कौन सी है यह देखेंगे। सबसे पहला, सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। तो जो भी आपको गद्यांश दिया जाता है बच्चों, तो उसे आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है और उस गद्यांश को एक बार नहीं 2 या 3 बार पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तभी आप उस गद्यांश में जो पूछे गए प्रश्न है उसे आप प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसके उत्तर आप लिख सकते हो। दूसरा, प्रश्नों से संबंधित अंश को पेंसिल से चिन्हांकित करें। यानी जो भी आपके प्रश्न होते हैं तो उस प्रश्न के अगर आपको उत्तर मिलते हैं तो उसे पेंसिल से चिन्हांकित करना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में दें। यानी जो भी आपको उत्तर पूछा गया है, जो भी आपको सवाल पूछा गया है उसके उत्तर आपके शब्दों में ही देने हैं। शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व गद्यांश के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझें। तो जो शीर्षक यानी उस गद्यांश का नाम, जो भी अगर आपको यह सवाल पूछा गया कि इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो उसके शीर्षक देने के लिए आपको पहले वह गद्यांश अच्छे तरह से पढ़ना है और उसका जो मूल भाव है यानी जो केंद्रीय भाव है उस गद्यांश में आपको क्या दिया गया है, किसके बारे में कहा गया है, तो वह आपको पहले समझना है, तभी आप उसका गद्यांश का उस गद्यांश का शीर्षक दे सकोगे। शीर्षक पहचानने
के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे कि गद्यांश का मूल विषय क्या है, जो मैंने अभी बताया कि आपको पहले गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। शीर्षक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आप शीर्षक दोगे तो उसका अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। शीर्षक यानी एक नाम होता है जो हम छोटे से छोटे में लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। सारांश में प्रमुख बातें ही शामिल की जाती है। अगर आपको पूछा गया कि इस गद्यांश में आपको सारांश लिखना है, तो इसका सारांश आपको सिर्फ उसमें आए हुए जो मुख्य बातें हैं वही आपको लिखनी होती है। अनावश्यक शब्दों को सारांश लिखते समय शामिल न करें। यानी अभी कहा कि जो प्रमुख बातें वही आपको लिखनी है, अनावश्यक बातें जो इस गद्यांश में नहीं आई है, ऐसे शब्द ऐसे वाक्य वहां पर नहीं लिखने हैं। सारांश अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें। अपठित गद्यांश का बार बार मुख्य वाचन करने के उसे समझने का प्रयास करें। यानी आपको जो गद्यांश दिया जाता है उसे बार बार मुख्य वाचन करके उसे समझने की कोशिश करनी है। जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट न हो उनके उत्तर जानने हेतु गद्यांश को पुनः ध्यान से पढ़ें। कि आपको जो भी सवाल पूछा जाता है, अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो तो आप फिर से वह गद्यांश पढ़ें और उस उत्तर जानने हेतु आप गद्यांश को पुनः ध्यान से पढ़ें और आप जो भी उत्तर है उस प्रश्न का वही सही उत्तर आपको वहां पर लिखना होता है। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दें। अंत में अपने उत्तरों को पुनः पढ़कर उनकी त्रुटियों को अवश्य दूर करें। कि अंत में जब आपके चारों सवालों के जवाब यानी जो भी आपको गद्यांश के नीचे दिए गए जो भी सवाल हैं उसके उत्तर लिखने के बाद आपको अंत में एक बार उन्हें पढ़ना है और उन्हें देखना है कि हमने इस प्रश्न के सवाल सही लिखे या नहीं लिखे, तो वह त्रुटियां आपको दूर करनी है। तो मैंने अब तक आपको बताया कि अगर परीक्षा में आपको जो गद्यांश दिया जाता है, जो अपठित गद्यांश आता है, वो अचानक से आपके सामने आता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वह ऐसे गद्यांश होते हैं जिसके प्रश्न के उत्तर देने के लिए बच्चे डरते हैं और बहुत ही विचार करने लगते हैं। तो चलिए मैं अब इस अपठित गद्यांश के उदाहरण आपके सामने लेती हूँ। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश। बच्चों इस आपके सामने जो गद्यांश है वह एक उदाहरण है। जो आपको दिख रहा है वो गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में से नहीं है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में से पूछा जाता है उसे पठित गद्यांश कहते हैं और जो आपके पाठ्य पुस्तक में से नहीं पूछा जाता है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ये जो गद्यांश आपके सामने है वह आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और वह अचानक से गद्यांश आते जो यह पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। ऐसे गद्यांश आने से आप डर जाते हो या सोचने लगते हो और इसी वजह से आपको इस अपठित गद्यांश में कम अंक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अभी हमने अपठित गद्यांशों को हल करने से पहले जो सावधानियां बरतनी है यह हमने देखा। तो ऐसे गद्यांश आपके सामने आए तो उसे आपको ध्यानपूर्वक एक दो बार पढ़ना है। तो चलिए अब आपके सामने जो गद्यांश है मैं उसका अध्ययन करती हूँ। गंगा देश की महत्वपूर्ण नदी भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में से गुजरती है। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा के कारण यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं जिनसे लाखों लोगों की जीविका चलती है। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। गंगा तथा उसकी लहरों के माध्यम से पेयजल भी प्राप्त होता है। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है।
भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। गंगा के किनारे भारत के अनेक तीर्थ स्थित हैं। बच्चों, मैंने यह गद्यांश पढ़ा। अब हमें जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश में क्या बताने की कोशिश की है, किस विषय पर वह गद्यांश है, इसका मूल भाव हमें समझना होता है। तो इस गद्यांश में हमारे भारत की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, उसके बारे में बताया गया है। यह नदी किन राज्यों से बहती है, यह नदी कितनी पवित्र है और इस नदी की वजह से लोगों को क्या फायदा हुआ है, यह सब बातें इस गद्यांश में बताई गई है। तो बच्चों, जब भी आप गद्यांश पढ़ते हो तो आपको उस गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझने होंगे, तो भी तभी आप गद्यांश के नीचे दिए गए सवालों के प्रश्न के जवाब आप दे सकोगे। चलिए इस गद्यांश के नीचे आए हुए प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति 1, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला सवाल, गंगा भारत के इन राज्यों से होकर बहती है। तो जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा उसी गद्यांश से ढूंढकर आपको इनके उत्तर लिखना है। तो क्या उत्तर है इनके? गुजरात, सबसे बंगाल, पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन राज्यों में से होकर वह बहती है। दूसरा, भारत के मध्यम भाग को कहा जाता है। तो भारत के मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। कृति 2, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला, भारत के इन प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। उत्तर, वेद, पुराण और महाभारत, इन 3 ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन किया गया है। दूसरा, गंगा के कारण यह मैदान है उपजाऊ, संपन्न और हरा भरा। ये गंगा के कारण यह मैदान है। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी क्या बच्चों? समानार्थी शब्द। तो जो भी सवाल पूछे गए, जो भी प्रश्न आपके सामने है, उसके उत्तर आपको समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो गंगा, इसका उत्तर है सुरसरी। जल, इसका पर्यायवाची शब्द है नीर। तीसरा, किनारा, इसका पर्यायवाची शब्द है तट। नदी, इसका पर्यायवाची शब्द है सरिता। कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत, जैसे मैंने पहले कहा कि स्वमत यानी क्या? आपके विचार यहाँ पर लिखने होते हैं। आपकी जो सोच है, यानी सोच यानी किसके, जो आपको सवाल पूछा जाता है उसी सवाल पे से आपको आपका स्वमत, आपकी सोच लिखनी होती है। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, यदि गंगा नदी न होती, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जब भी आपको स्वमत के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको वह जो प्रश्न दिया जाता है वो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अभी यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है कि यदि गंगा नदी न होती यानी अगर नदी नहीं होती तो क्या होता। पर हमने गद्यांश में क्या पढ़ा है? जो गद्यांश आपको दिया गया है उसमें क्या पढ़ा है कि गंगा नदी के बारे में, उसके गुण, उसकी पवित्रता और उस गंगा नदी की वजह से लोगों को क्या फायदा हुआ है उसके बारे में हमें उस गद्यांश में बताया है। पर सवाल क्या पूछा गया है कि नदी न होती, तो इस पर आपके विचार लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ विचार लिखे हैं। यदि गंगा नदी न होती, यह स्वयं में कल्पनातीत है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, वरन भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का आधार स्तंभ है।
गंगा एक विस्तृत क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके तट पर अनेक छोटे बड़े नगर व तीर्थ स्थान विकसित हुए। अनगिनत उद्योग धंधे गंगा के कारण ही फल फूल रहे हैं। गंगा जल मार्ग के रूप में बहुत से स्थानों को जोड़ती है। यदि गंगा न होती, देश का बहुत बहुत बड़ा भाग बंजर और रेगिस्तान होता। धन धान्य फल सब्जी उत्पन्न नहीं होते। कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधों से जुड़े लाखों लोगों की उपजीविका प्रभावित होती। देश में खुशहाली के स्थान पर भूखमरी होती। देशवासी कुपोषण और बीमारियों के शिकार होते। आज जैसा हमारा देश और हमारे देशवासी हैं, वैसे बिल्कुल न होते। तो बच्चों, ये जो स्वमत लिखा है, तो उसी तरह से आपको आपके विचार, आपकी सोच यहाँ पर लिखनी है। पर ध्यान में रखना है बच्चों, जब भी आप स्वमत लिखोगे, वह व्याकरण दृष्टि से और अर्थहित वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। और जो भी आप लिखोगे, तो वह गद्यांश से अनुसरित, यानी जो भी सवाल आपको पूछा जाए, उस सवाल से ही आपको उत्तर लिखना है। अगर सवाल कुछ दिया गया है और आप उत्तर अलग लिख रहे हो, तो उसे आपको अंक नहीं मिलेंगे। और यह स्वमत के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। दूसरा देखेंगे, काय अपठित गद्यांश दूसरा। नारी ईश्वर की देन है और ईश्वर की बेटी है। भगवान के बाद हम श्री के ही देन है। जिंदगी देने के लिए और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए वह माता के समान हमारी रक्षा करती है तथा मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। परंतु ईश्वरीय प्रवृत्ति एवं ईश्वर द्वारा किसी भी नारी से किया गया असामायिक क्रूर मजाक वह होता है जब नारी का सर्वेसर मार्गदर्शक, उसका भविष्य निर्माता उसे इस असीम दुनिया में नितांत छोड़कर अनायास काल कवलित हो जाता है। विधवा हो जाने पर उसे जीवन पर्यंत दूसरों पर आश्रित रहना होता है तथा संसार की सभी बहारों रंगीनियों से वंचित किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं, तो जब भी आप यह गद्यांश पढ़ोगे, तो उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे असामयिक जो शब्द आया है, तो उसे समय से पूर्व होने वाला या कुसमय, यानी जो समय से पहले जो घटना घटती है उसे असामयिक कहते हैं। सर्वे सर्वा, इसका अर्थ होता है उसका मालिक, उसका पति, जब वह काल कवलित यानी क्या, मृत्यु, यानी जब उसका जो पति होता है, जो मालिक होता है, जब वो मर जाता है, तो उसके बाद वो उस नारी का इस समाज में क्या अन्याय, जो क्रूर अन्याय होता है, उसके बारे में इस गद्यांश में दिया गया है। संतोष की बात है कि हमारे भारत में कुछ विधवा विवाह होने लगे हैं, परंतु समाज ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। लोग विधवा को लेने व देने दोनों में हिचकिचाते हैं। हिचकिचाना, इसका अर्थ होता है बच्चों, किसी काम को करने के पहले मन में करे या ना करे का भाव उठना, उसे हिचकिचाना, यानी उस नारी है, जो विधवा है, उससे शादी करनी या ना करनी, ऐसी जो सोच आती है, उसे हिचकिचाना कहते हैं। विधवा विवाह एक गौरव की बात है जो समाज की शुद्धता और देशोन्नति के लिए अत्यावश्यक है। तो बच्चों, जो मैंने अभी गद्यांश पढ़ा, उस गद्यांश में नारी का महत्व बताया गया है और नारी ही जिंदगी देती है और जिंदगी बनाती है। फिर भी नारी के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में इस गद्यांश में दिया गया है। अब इस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। श्री के देनदार होने के कारण।
तो श्री के देनदार होने के कारण क्या है? जिंदगी देने के लिए और जिंदगी योग्य बनाने के लिए यह देनदार है। कौन? नारी। दूसरा, भारतीय संस्कृति का खजाना। कौन सा खजाना है? नारी का त्याग और नारी का बलिदान। बच्चों, ये जो उत्तर मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जो आप पढ़ रहे हो, वो गद्यांश में से ही है। गद्यांश के अलावा अनावश्यक शब्द यहाँ पे नहीं है। जो गद्यांश में दिए गए हैं वही उत्तर आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, नारी संसार की सभी बहारों और रंगीनियों से वंचित हो जाती है जब। पहला उत्तर, वह परिवार में अपमानित होती है। दूसरा, वह वृद्धा हो जाती है। तीसरा, वह विधवा हो जाती है। बच्चों, आपको जो प्रश्न दिया गया है उसके नीचे उसके 3 उत्तर दिए गए, तो इन्हीं तीनों में से आपको उचित उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसका सही उत्तर है जब वह विधवा हो जाती है। दूसरा, लोग विधवा को लेने व देने दोनों में क्या होते? खुश होते हैं, हिचकिचाते हैं या विरोध करते हैं? तो इसका सही उत्तर है लोग हिचकिचाते हैं। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। तो जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ वाले शब्द जो परिच्छेद में आपको दिए गए हैं उससे ढूंढकर आपको लिखना है। तो आपको शायद से याद होगा, जब मैं परिच्छेद पढ़ रही थी, जब आपने परिच्छेद पढ़ा मेरे साथ, तो आपको मैंने बताया था कि कठिन शब्दों के अर्थ कहाँ पर कौन से है, यह मैंने आपको बताया था। तो मृत, मृत का अर्थ वाले शब्द है काल कवलित। दूसरा, जो नियम समय पर न हो उसे कहते हैं असामयिक। दूसरा, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, योग्य, उसका विरुद्धार्थी शब्द है अयोग्य। दूसरा, नारी, इसका विरुद्धार्थी शब्द है पुरुष। कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। आपको सवाल दिया जाता है कि नारियों के साथ होने वाले अन्यायों के बारे में आप अपना मत लिखिए। उत्तर, यहाँ पर मैंने अपने सोच आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, पर जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी सोच यहाँ पर लिखनी है। कहावत है, नारी नर की खान है, समूची सृष्टि नारी की ही देन है, पर नारी के साथ समाज में अक्सर अन्याय होता रहता है। उसे पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कुछ विशेष स्थानों पर तो उसका प्रवेश भी वर्जित है। दहेज को लेकर आए दिन नववधुओं को प्रताड़ित किए जाने पर एवं उन्हें जलने के समाचार आते रहते हैं। नारी के विधवा हो जाने पर तो उसी पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। समाज में व्याप्त इन कुरीतियों पर अंकुश लगाना चाहिए और नारियों पर जुल्म ढाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो बच्चों, इस जो परिच्छेद आपको इस नारी के ऊपर से दिया गया है, पर आपको स्वमत पूछा गया है अन्याय, नारी के ऊपर होने वाले अन्याय। तो अन्याय यानी क्या? जो समाज, जैसे कहा गया, उदाहरण दिया गया है कि जो विधवा स्त्री होती है तो उसके बारे में जैसा कहा गया है, तो जो अन्याय उसके साथ हो रहे हैं उसी अन्याय को आपको अपने भाषा में यहाँ पर लिखने होते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। बच्चों, अपठित शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज।
इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ, उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिससे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका कारण अभ्यास की कमी। तो बच्चों, अगर आप अपठित गद्यांश अगर बार बार करोगे या बार बार उसे पढ़ोगे तो आपको जो आपकी भाषा की ज्ञान है वो बढ़ता रहेगा। नए नए शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता रहेगा। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है, भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है। तो बच्चों, देखा कि जब हम कोई गद्यांश अगर कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो अगर वह पाठ वह गद्यांश अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें उससे कितना फायदा होता है। और बच्चों, ये अपठित जो गद्यांश है हमें वो 4 अंक के लिए पूछा जाता है और यह 4 अंक हमें प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने अभी इस पाठ में कहा कि अपठित गद्यांश आपको बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ने से आपकी जो विचार शक्ति है, जो आपकी सोच है वो बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। बच्चों, अपठित गद्यांश हमने पढ़ा कि अपठित गद्यांश का अर्थ और किसी तरह से हमें पूछा जाता है। तो बच्चों, जिस तरह से आपको अपठित गद्यांश आते हैं तो उसी तरह उपयोजित लेखन जो रचना विभाग है हमारा बच्चों, उसी में गद्य आकलन पूछा जाता है। गद्य आकलन में हमें एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश को अपठित गद्यांश की तरह 1 या 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उसे पढ़कर आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं। तो अपठित गद्यांश और गद्य आकलन, रचना विभाग का गद्य आकलन भी आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है और अपठित गद्यांश भी आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। जिस तरह से हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो वह पढ़ने से हमें उस गद्यांश का जो मूल भाव है, जो उसका जो संदेश है, हम वह जैसे जान सकते हैं, उसी तरह हमें गद्य आकलन भी अचानक से जो हमने कभी नहीं पढ़ा होता है ऐसा गद्यांश हमें गद्य आकलन में पूछा जाता है। और तब गद्य आकलन भी हमें इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से हमें समझना है और इसी तरह से उन 4 जो सवाल हमें बनाने होते हैं तो वह हमें इसी तरह से बनाने हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश के भी 4 अंक हमें महत्वपूर्ण है, उसी तरह गद्य आकलन भी हमें उतना ही महत्व है और उसके भी 4 अंक हमें प्राप्त करने होते हैं। तो बच्चों, आज की तासिका में मैंने जो पढ़ाया वह आपको समझ में आया होगा, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।